हाय गाइस, प्लीज कंफर्म सबको मेरी आवाज सिखा रही है। यस यस सर। सर। ऑल राइट। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास गाइस। और आज की जो क्लास मैंने तुम सबसे डिस्कस करी थी, दैट वाज कि टुडे वी विल बी स्टडीइंग और एंड एनालाइजिंग द एग्जामिनर रिपोर्ट जो हमारी मार्च जून अटेम्प्ट की सितंबर टाइम की एग्जामिनर रिपोर्ट अभी नहीं आती। एग्जामिनर रिपोर्ट बेसिकली क्लब होके आती है, जैसे मार्च जून की अभी आई है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में हमारे को सितंबर दिसंबर की दिखेगी, तो ऐसे क्लब होके आती है। तो ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में हमें दो टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। एक तो एक हमें केस दिखेगा जो एग्जाम में आया था, 5 क्वेश्चंस एक केस, जो 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने गलत किया था। एक केस हमारा वो आएगा सेक्शन ए वाला। और सेक्शन बी वाले केसेस को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि सेक्शन बी में देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स मेक while डूइंग सेक्शन बी क्वेश्चंस। और एसीसीए ने क्लियर इस रिपोर्ट में बताया हुआ है कि किन किन चीजों की वजह से स्टूडेंट्स के मार्क्स कटते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन उन्हीं की वजह से तुम सबके मार्क्स एग्जाम में कटेंगे। तो ये रिपोर्ट, ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना। जो भी चीज डिस्कस करनी हो मुझसे डिस्कस करना। एंड इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद जो प्रीवियस एग्जामिनर रिपोर्ट है विच यू कैन इजीली डाउनलोड फ्रॉम एसीसी पोर्टल, उसको भी एक बार अच्छे से पढ़ना, सो दैट तुम ऐसी मिस्टेक एग्जाम में ना करो। और इस वीडियो को देखने के बाद, इस सेशन के बाद डेफिनेटली एग्जाम्स में तुम्हारे 10 to 15% मार्क्स बढ़ेंगे। क्योंकि जो मिस्टेक अभी तक तुम करते आए हो, इस वीडियो को देखने के बाद, इस सेशन के बाद, वो मिस्टेक नहीं होगी तुम्हारे को, बिकॉज यू विल नो कि ये मिस्टेक अगर मैंने करी तो एग्जाम में मार्क्स मेरे डिडक्ट हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस रिपोर्ट में हमारे सेक्शन ए की। ये अभी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सेक्शन ए का एक ये केस है। आई वॉन्ट यू ऑल, ये आंसर्स तुम्हें देने सेक्शन ए वाले, सो दैट यू कैन सी कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी एट व्हाट स्टेज यू आर। कि मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब रिवीजन स्टेज हमारी हो चुकी है एंड अब सिर्फ प्रैक्टिस स्टेज है, इस स्टेज पे कितने आंसर्स तुम्हारे सही होते हैं। एंड यू हैव टू सी कि जो पिछले अटेम्प्ट में 50% बच्चों ने ज्यादा गलत किए थे, 50% बच्चे ने गलत, उनसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने ये आंसर गलत किए थे, तुम इसके आंसर सही देते हो कि नहीं देते हो। तो टेक 5 मिनट्स, एक बार ये केस पढ़ लो ऊपर ऊपर से। मैं क्वेश्चन नहीं दिखा रहा, बस एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लो ये केस। अब इस केस को पढ़ते हुए कोई भी स्टूडेंट कोई भी अजम्पशन नहीं लगाएगा अभी। कोई भी अजम्पशन किसी ने नहीं लगानी कि ये हो सकता है, ये चीजें हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, नहीं। जस्ट रीड इट एज लाइक यू आर स्टडिंग अ केस। रीजन बीइंग कि जब इसके क्वेश्चंस आएंगे, यू विल बी एबल टू इजीली आइडेंटिफाई कि क्वेश्चन का कौन सा पार्ट इस केस से लिंक होगा। हाँ, तो मेरी क्लास चल रही है अभी लाइव। बोलो बोलो, क्या हो? अच्छा, जा रहे हो? अच्छा, पढ़ाई हो रही है। मेरा ऑडिट का लाइव सेशन चल रहा है अभी, एग्जामिनर रिपोर्ट चल रहा है, माइक में चल रहा है। हाँ। नहीं, अभी वो पढ़ रहे हैं, केस स्टडी कर रहे हैं सारे। आई होप सबने जो फर्स्ट लाइन है ये पढ़ लियो, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया हो। तो मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ। During the audit, the following misstatements were discovered and recorded in schedule of uncorrected misstatement. So these are uncorrected misstatement. ये इन डेप्थ नहीं पढ़ना, याद रखना, इन डेप्थ नहीं पढ़ना, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है। चलो मैं थोड़ा सा नीचे और कर रहा हूँ। ये लो, दिस इज दी ओनली केस, बस इतना ही केस है, इससे ज्यादा केस नहीं है।
जैसे ही सारे पढ़ लें, खत्म हो जाए, मुझे बता देना कैसे पढ़ लिया, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड, मूव अहेड। ओके गाइस, जस्ट वन सेकेंड। गाइस जल्दी से प्लीज पढ़ लो, इतना टाइम नहीं है। चलो गाइस, सो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, एंड लेट्स सी हु ऑल गिव मी राइट आंसर्स। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार ये पढ़ो और मुझे बताओ इसका क्या सही आंसर होगा। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन और मुझे आंसर दो इसका सारे। ओके, एक आंसर मेरे पास आया है सी। जल्दी जल्दी गाइस, इतना टाइम नहीं है। सी, 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 C. Okay. So all of you gave C answer, and C is the right answer, guys. C is absolutely right answer. Reassess materiality to confirm it remains appropriate throughout in the Jovian company's financial statement. Perfect, guys. सबने बिल्कुल सही आंसर दिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर दो सारे। यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, जैसे अगर आंसर ट्रू फॉल्स ट्रू है तो यू कैन राइट TFT। अगर सारे फॉल्स हैं तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, अगर सारे ट्रू है तो ट्रू ट्रू ट्रू। ऐसे करके चैट बॉक्स में यू कैन गिव योर आंसर्स। ओके, वन आंसर इज ट्रू फॉल्स ट्रू। ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू। ओके, ट्रू फॉल्स ट्रू। ओके, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेव आंसर ट्रू फॉल्स ट्रू, एंड वन स्टूडेंट गेव ट्रू ट्रू ट्रू। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस, दैट इज ट्रू ट्रू एंड ट्रू। तो फर्स्ट और थर्ड तो सबने सही आंसर दिए। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द ऑडिटर मस्ट accumulate all the misstatements identified during the audit
एक्सेप्ट दोज विच आर क्लियरली ट्रिवियल। कि सारे मिसस्टेटमेंट्स का हमें अक्यूमुलेट करना है टू फाइंड आउट कि वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं। ऑफ कोर्स ये तो हम करते ही हैं। और उनको नहीं करना जो बहुत ट्रिवियल है। ट्रिवियल मतलब बहुत ज्यादा छोटी है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सर ये तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी वाला पार्ट आ जाएगा, कि जहां पे हम इनको क्या कहते हैं और इकट्ठा कर देंगे छोटी छोटी ट्रिवियल को। ट्रिवियल को इकट्ठा नहीं करते, हम उस अकाउंट अमाउंट को अक्यूमुलेट करते हैं जो अमाउंट हमारा मेटीरियलिटी लेवल से कम है। लेकिन अगर ऐसे चार इश्यूज आ गए वो कंबाइंड हमारे मेटीरियलिटी हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्लियरली ट्रिवियल मतलब $1, $2, $3 इसका फर्क नहीं पड़ता। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पे 2 मार्क्स में यू विल गेट अ 0, क्योंकि इसमें हमारी पार्शियल मार्किंग नहीं होती, मैंने पहले बताया। ठीक है, बट एनीवेज आई एम हैप्पी दैट यू ऑल गिव 2 करेक्ट आंसर्स। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो, द आंसर इज ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। देखो, अब इन्होंने एक चीज क्या बताई है, बड़ी अच्छी चीज उन्होंने बताई हुई है। कैंडिडेट शुड नॉट अज्यूम दैट आंसर्स विल ऑलवेज, इन्होंने ऑलवेज नहीं लिखा, मैं ऐड कर रहा हूं। Candidate should not assume that answers will always be a mix of true and false in all questions of this type. In this question, all statements were true. Candidates need to be confident whether their knowledge and not second guess themselves. कि बहुत स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हो सकता है, सारे ट्रू तो हो ही नहीं सकते, एक आधा फॉल्स तो होगा, ऐसा हो नहीं सकता, तो ये स्टेटमेंट शायद हो सकती है फॉल्स हो, इतना क्लियर नहीं है। बट ये चीज मत करना। जरूरी नहीं है कि सारी स्टेटमेंट ट्रू या सारी फॉल्स नहीं हो सकती हैं, जैसे इस क्वेश्चन में है। तो जान, और एग्जाम का क्वेश्चन है, सोचो ये लास्ट अटेम्प्ट में एग्जाम में आया हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर दो मुझे सारे। आई एम श्योर द स्टेटमेंट्स वैसे तुमने पढ़ लिए हैं, बट इफ एनीवन नीड्स यू कैन टेल मी, जैसे स्टेटमेंट एक बार दोबारा दिखा दो, मैं शो कर दूंगा। आई एम श्योर द केस। चलो एक बार, तो क्वेश्चन सबने पढ़ लिया है, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार केस ओपन करते हैं। ये लो। सो दीज आर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। देखो, और उसके बाद आई गो बैक टू द क्वेश्चन। So now let's get back to the question. ये लो guys, जल्दी से आंसर दो इसका। ए बी सी डी विच इज द राइट आंसर। ओके, वन आंसर इज डी। डी। ओके, एक आंसर है सी। डी। डी। Okay, so majorly students gave the answer D and one student gave answer C. Again, in this question, the correct answer is C, not D. Why? Which of the following statements is true in relation to uncorrected misstatements numbered 1, 2, 3 for auditor to issue a unmodified opinion? कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन निकालने के लिए क्या चीज जरूरी है? तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन के लिए हमारी जो मेटीरियल मिसस्टेटमेंट होती है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हमें उनको हटाना पड़ेगा। मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को हमें हटाना पड़ेगा। तो हमारे केस में अगर हम देखें
तो हमारा जो पॉइंट नंबर वन है परचेजेस, इसका अमाउंट है 18400, जबकि प्रॉफिट हमारा है इतना। सो दिस इज नॉट इवन, आई थिंक लेस, दिस इज अप्रोक्सीमेट हमारा 1% भी नहीं है ये, दिस इज नॉट इवन 1%। तो इसीलिए हमारा ये मटेरियल नहीं है। ये वाला अमाउंट अगर हम देखें, क्या ये मटेरियल है? यस, ये वाला अमाउंट हमारा अप्रोक्सीमेट मटेरियल बन जाएगा, एंड ये वाला अमाउंट भी हमारा मटेरियल है। दिस अमाउंट इज नॉट मटेरियल, ये मटेरियल नहीं है। इस वजह से हम इसको नहीं भी दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अ स्मॉल अमाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन दोनों को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमारी बुक्स अनमॉडिफाइड होगी कि हाँ हमारी बुक्स जो है ओके है, हाँ उसको हम अलग से दिखा देंगे। इसको वैसे ना भी दिखाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दोनों हमें दिखाने पड़ेंगे बिकॉज दीज आर मटीरियल। तो दैट्स वाई हमारा जो आंसर होना चाहिए, इट शुड बी सी, जो एक स्टूडेंट ने दिया था, दैट इज material misstatement 2 and 3 must be adjusted as they are individually material. सी है और डी है, मिस स्टेटमेंट नंबर 1, 2 एंड 3 मस्ट बी एडजस्टेड एज दे वर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। नहीं, हमें मटेरियलिटी देखना होता है। अब ऐसे तो $2, $5, $10 का अगर डिफरेंस आता है, तो क्या हम उसके लिए रिपोर्ट अपनी मॉडिफाई कर देंगे कि रिपोर्ट गलत है, रिपोर्ट सारी खराब है? नहीं, हम इतनी चीजों के लिए रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं कर सकते। रिपोर्ट मॉडिफाई इज अ बिग थिंग। ऑडिटर रिपोर्ट मॉडिफाई करता है, मतलब ऑडिटर बताता है कि ये रिपोर्ट गलत है, और वो गलत लिखने के लिए उसको एक स्ट्रॉन्ग चीज चाहिए। नॉट जस्ट एक छोटा सा अमाउंट है तो रिपोर्ट गलत होगी, एक फिगर गलत होगी मैं रिपोर्ट गलत दे दूंगा, ऐसा नहीं होता। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज सी। In accordance with ISA 450, evaluation of material misstatement identified during the audit, misstatements are individually material, cannot be offset by other misstatement. Therefore, to avoid modified opinion being issued, misstatement 2 and 3 must be adjusted. That's why C is the correct answer. बट चलो, सर, हाँ बोलो। मेरे को एक डाउट था कि ए भी तो करेक्ट होना चाहिए, बिकॉज इट शुड बी एडजस्टेड, बिकॉज उन्होंने एक सैम्पल के बेसिस पे अभी वो लिया हुआ है। बट अगर नहीं, हम पूरा। सैंपल के बेस पे हम सबको जज करते हैं। सैंपल इज, व्हाट इज अ सैंपल? सैंपल इज नॉट कि हमने बस एक उठाया, अभी बाकी नहीं उठाया। सैंपल का मतलब होता है कि हमने कुछ डेटा उठाया है विच रिप्रेजेंट्स ऑल द डेटा। हाँ, वो मैं समझ गई, बट ये स्टेटमेंट भी तो ठीक लिखी हुई है ना कि एंड इट मे बी इंडिकेटिव ऑफ अ लार्जर मिस स्टेटमेंट। नहीं, जब हमने उस चीज का पूरा सैंपल उठा लिया, उस पूरे सैंपल में से हमें इतना ही डिफरेंस मिला है, तो हम फिर और आगे जाएंगे ही नहीं। अगर हम बात करते हैं हम्म। परचेजेस की, देखो यहाँ पे बोला गया है कि errors were found during testing of statistical sample of purchase invoice when extrapolated. What do you mean by extrapolated? एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है कि पहले हमने छोटा सैंपल लिया था, छोटा सैंपल हम्म। लेने के बाद हमारे को छोटे डिफरेंस मिले थे, हमने फिर एक्स्ट्रापोलेट किया, अपने सैंपल साइज और बढ़ाया, और ज्यादा सैंपल साइज बढ़ाया, तो अल्टीमेट हमारा रिजल्ट आया कि एस्टिमेट हमारा इतना डिफरेंस है, दिस इज इन टोटल। तो टोटल ठीक भी है। हमारा ये परफॉर्मेंस मटीरियलिटी में भी नहीं आता ये परचेजेस का। ठीक है, ओके। गॉट इट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, वी वी एन वी एन वी, ऐसे लिख सकते हो आंसर। नॉट वैलिड वैलिड, नॉट वैलिड वैलिड, नॉट वैलिड वैलिड, नॉट वैलिड वैलिड। गाइस प्लीज सारे स्टूडेंट्स आंसर दो, तुम सबके एग्जाम्स हैं, तुम सबने आंसर्स एग्जाम देने। नॉट वैलिड वैलिड, नॉट वैलिड वैलिड। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेव नॉट वैलिड वैलिड, अभी सबने आंसर नहीं दिया इनफैक्ट, चलो कोई बात नहीं। नॉट वैलिड वैलिड एक और आंसर आया है।
सबके आंसर्स गाइस सही है। आंसर इज नॉट वैलिड एंड वैलिड। सबने सही आंसर दिए, एब्सोल्युटली राइट। तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड, सेकंड स्टेटमेंट इज वैलिड। परफेक्ट गाइस। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसका मुझे आंसर दो जल्दी से। ये identify the type of audit opinion which should be given and where if all the matter should be disclosed in the auto report which relates to this case। एक बार केस पढ़ूं और केस पढ़ने के बाद मुझे इसका आंसर दो क्या होगा। unmodified and other matter paragraph, unmodified other matter paragraph, unmodified other matter paragraph, unmodified other matter, unmodified no related disclosure, unmodified no related disclosure। ओके, अभी और स्टूडेंट्स ने आंसर नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज अनमॉडिफाइड एंड नो रिलेटेड डिस्क्लोजर। यहां पे हम अदर मैटर पैराग्राफ नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियर लाइन इन्होंने बता दी, द लीगल क्लेम इज नॉट फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस लाइन की वजह से हमारी सिचुएशन बदल गई। अगर ये लाइन ना लिखी होती तो हम अदर मैटर पैराग्राफ में बोल सकते थे, बट ये लाइन लिखने से बता दिया इन्होंने कि दिस इज नॉट फंडामेंटल टू द यूजर्स, मतलब यूजर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब फर्क ही नहीं पड़ता हम क्यों अपने किसी भी चीज में इसको इंक्लूड करें। पहली बात तो ये जो चीज है दिस इज नॉट प्रोबेबल, दिस इज पॉसिबल, तो हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए थी और ये भी चीज हमें बाद में पता चली और इससे यूजर के पर्सपेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। सो दैट्स वाई हमारे को कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। हम अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोजर उस चीज का देंगे जिसका हमें पता है कि ऑडिटर का माइंडसेट, ऑडिटर कह रहे हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का माइंडसेट बदल सकता है उस चीज को देखने के बाद। बट इसमें तो क्लियर बता रहे हैं कि यूजर को फर्क ही नहीं पड़ता कि जो मर्जी करते रहे, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो व्हाई शुड वी राइट इन द रिपोर्ट। तो हमें इसको रिपोर्ट नहीं में नहीं डालना। वी विल गिव अनमॉडिफाइड रिपोर्ट एंड नो रिलेटेड डिस्क्लोजर। तो यू कैन सी आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, आई थिंक 2 क्वेश्चंस तो सभी ने सही आंसर्स करें एंड कुछ आई थिंक 3 क्वेश्चन सभी ने सही आंसर करें। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जहां थोड़ा बहुत डामाडोल हो गए कुछ बच्चे, बट कोई बात नहीं, दिस इज हाउ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा था जो 50% से ज्यादा बच्चों ने गलत करा था। तो इसका अगर मैं क्रक्स बताऊं तुम्हारे को, पिछले 6-7 एग्जामिनर रिपोर्ट डाउनलोड कर लो और सिर्फ सेक्शन ए पढ़ लो, वो भी तुम्हारे को एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि एग्जाम एसीसी कभी भी अपने एग्जाम के क्वेश्चन रिवील नहीं करता, है ना। लेकिन जब तुम पिछली 6-7 एग्जामिनर रिपोर्ट खोलोगे और वहां से बी सेक्शन बी देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो इसी वीडियो से क्लियर हो जाएगा, इसी क्लास में क्लियर हो जाएगा। सेक्शन ए के लिए तुम जब पुराने 6-7 एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ लोगे तो यू विल गेट टू नो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एंड किन किन वर्डिंग से, किस किस लैंग्वेज से चेंज हो जाता है, और वो क्वेश्चन सारे एग्जाम में आए हो। तो वो जरूर पढ़ लेना, उससे काफी एक बेनिफिट मिलता है, तुम्हें एडवांटेज मिल जाए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन बी गाइस। अब सेक्शन बी में इनका आंसर देखो, यही है, अनमॉडिफाइड एंड नो रिलेटेड डिस्क्लोजर। ऑल्दो द मैटर इज मटेरियल
इट हैज बीन करेक्टली डिस्क्लोज्ड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपरली डिस्क्लोज करा हुआ है, as it is not fundamental to the user's understanding, no additional disclosure should be made in the auditor report। कि उन्होंने बुक्स में डाला हुआ है कि पॉसिबल है, सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ है, तो जब रिपोर्ट में ऑलरेडी वो चीज है, तो हम अपनी रिपोर्ट में अलग से क्यों शो करके बताएं कि हाँ ये चीज आनी चाहिए थी, उन्होंने लिखी हुई है वो चीज, यूजर्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं वो, तो हम बार बार उस चीज को दोबारा नहीं लिखेंगे। अब बात आती है गाइस, देखो सेक्शन बी की, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज क्लास, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे तुम्हें समझ आएगा कि सेक्शन बी के एक्चुअली में आंसर्स लिखने कैसे। अभी तक तुमने अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया, तुमने टाइपिंग अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली, तुमने काफी सारे आंसर्स ग्रुप में लिख के मेरे को भेजे हैं, मैंने और मेरी टीम ने काफी सारे आंसर्स तुम्हारे रिस्पॉन्स भी करे हैं, बताया भी है कहाँ कहाँ पे क्या क्या कमियां हैं, मैंने भी पर्सनली बहुत बच्चों की कमियां देखी हैं, कुछ बच्चों से पर्सनली बात भी करी है मैंने, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को देखने के बाद मुझे समझ आ गया कि तुम्हारा एक ढांचा तैयार हो गया है। अब तुम्हारे को उस पे एक क्लियर विजन बनाना है अपना। अब तुम्हारे को, जैसे कहते हैं ना, हीरा होता है, पहले घिसते हैं उसको, उसकी चमक तब आती है। तो कटिंग हो चुकी है, अब वो घिसना, आज वो घिसाई होगी कि तुम्हें पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे एग्जामिनर मार्क्स काटते हैं, और तुम्हें उन पॉइंट्स को अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है अब से लेके। तो सबसे पहले यहाँ पे वी विल नॉट लुक एट क्वेश्चन स्पेसिफिकली कि क्वेश्चन में क्या था, केस कैसे था, वो नहीं पढ़ेंगे। हम देखेंगे एसीसीए क्या एक्सपेक्ट करता है कि तुम कैसे अपने आंसर्स लिखो, क्या लिखना है दैट डजंट काउंट, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग होता है। कैसे लिखने हैं, कहाँ मार्क्स करते हैं, उस चीज पे हमारा ज्यादा फोकस होगा। देखो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, यहाँ कुछ क्वेश्चन के बारे में बताया हुआ है। क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कोरोनाडो एंड कंपनी अंडर ISA 240, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने एक चीज सारे स्टूडेंट्स को बोली थी, अभी भी बोलूंगा, कि जितने भी पास्ट ईयर के तुम्हारे सेक्शन बी के क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो तुम्हारी बीबीपी एग्जाम किट में तुम्हें मिल जाएंगे, उन सारे क्वेश्चंस में जो ऐसे 4 मार्कर 5 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं, जो स्पेसिफिकली हमारे तीन उन चैप्टर्स के नहीं है, ना रिस्क, ना कंट्रोल, ना सब्सटेंसिव प्रोसीजर के, उनकी एक लिस्ट बना लो, कॉपी पे एक लिस्ट बना के लिख लो, और उन सारे क्वेश्चंस को कीप ऑन रीडिंग देयर आंसर्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। क्योंकि अगर वो 15 क्वेश्चंस तुमने पढ़ लिए, मैं बता रहा हूं उन्हीं 15 में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आएंगे, एक आधा अलग से आएगा, लेकिन वहीं से कहीं ना कहीं घूम के क्वेश्चन आएंगे। जैसे प्री रेक्विजिट्स ऑफ ऑडिट हो गया, ठीक है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू फ्रॉड हो गया, गोइंग कंसर्न। तो ये ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं, जब तुम इनको पढ़ लोगे, आंसर्स पढ़ लोगे, एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स आते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली किसी केस को रिलेट नहीं करते, तो उनके आंसर्स भी तुम्हारे सही हो जाएंगे। यही एक मार्क्स कटने वाला एरिया होता है, पहली चीज। दूसरा, 1 mark was available for each well explained point. Each well explained point. Therefore, candidate should provide 4 well explained point. 4 mark का ये क्वेश्चन था, तो 4 पॉइंट देने हैं, तो पॉइंटर्स में आंसर देना है, और इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है किस पार्ट को, वेल एक्सप्लेन्ड, कि तुम्हें अपने पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं, सिर्फ एक हेडिंग बना के नहीं लिखना। It is important to ensure that points are fully explained, as it was common to see students only gaining half mark rather than 1 mark. For example, simply stating the auditor has to obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement is awarded half mark. To gain another half mark, the answer needs to add whether caused by fraud or error. कि जो ये क्वेश्चन है, सिंपली स्टेटिंग ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्री फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट व्हिच कॉज फ्रॉम बाय एरर और फ्रॉड। तो इस तरह से, ये तो इन्होंने काफी छोटा लिखा है, इनफैक्ट थोड़ा सा तुम्हें अपने आंसर्स को बड़ा करके लिखना है, थोड़ा सा डिटेल में लिखना है, क्रक्स में अपने आंसर मत लिखना कि 4 मार्क का है, 4 लाइन लिख दो तो 4 मार्क्स आ जाएंगे, नहीं। सबके कितने मार्क्स आएंगे, 1.5, 1 मार्क, क्योंकि एक आधा पॉइंट गलत भी होगा। तो इसीलिए अपने पॉइंट्स, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, पॉइंटर्स में लिखो, और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, care should be taken when reading the requirement to ensure answer focus on right issues. For example, some candidates incorrectly focus their answers on management's responsibilities despite requirement only for auditor's responsibility. उन्होंने मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट लिखने शुरू कर दिए, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डाल दिए, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे।
तो यहां उन्होंने स्पेसिफिकली देखो ये चीज बताई हुई है। In addition, some candidates listed procedures the auditor should adopt when meeting the fraud responsibilities, or provided lot of points the auditors should consider when reporting the potential fraud, such as whether it was in public interest. These are not responsibilities under ISA 240 and will not gain any mark. ऐसा नहीं है कुछ भी लिखे है तो मार्क्स मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं। करेक्ट आंसर होगा तो करेक्ट मार्क्स मिलेंगे, और स्पेसिफिकली इन क्वेश्चंस को तुम्हें बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा। ये लर्निंग से ही तुम लिख सकते हो ऐसे क्वेश्चंस। तो अपनी एग्जाम किट ओपन करना, जितने भी तुम्हारे सेक्शन ए बी में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आए हैं उनकी एक लिस्ट बना लो एंड लर्न ऑल दोस क्वेश्चंस। उसमें से काफी हेल्प तुम्हारी हो जाएगी। यू विल सी अ लॉट ऑफ कॉमन क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिस्क एंड रिस्पॉन्स का। इसके बारे में इन्होंने क्या बोला है? मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑडिट रिस्क, हाफ मार्क। आइडेंटिफिकेशन का हाफ मार्क है, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिस्क उसका हाफ मार्क है, और अप्रोप्रिएट ऑडिटर रिस्पॉन्स का 1 मार्क है। ये है हमारा रिस्क का। रिस्क में मैं तुम्हें पहले ही बताया था रिस्क लिखने का तरीका क्या होता है। हम बुक से कॉपी पेस्ट करेंगे रिस्क, रिस्क क्या है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसका क्या इंपैक्ट होगा, और उसका रिस्पॉन्स 1 या मैक्सिमम 2, दैट्स इट। यही लिखने हमें, इससे ज्यादा रिस्पॉन्स लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने हमें यहाँ पे। अब एजी से क्या बोलता है? The first step is to identify the factors which will give right to audit risk. This information can be found in the scenario. अब इतना ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। Candidates often use copy paste function when drafting answers for identification of the risk. However, care should be taken to ensure that risk is actually identified. Simply stating fact from scenario is not always same as identifying audit risk. तुमने एक लाइन लिख दी, कॉपी पेस्ट कर दी, कंपनी में इस चीज का ऑडिट इतनी बार होता है, बस। क्या रिस्क है ये? तुम्हें बताना पड़ेगा ना उससे क्या रिस्क हो सकता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपली कॉपी पेस्ट के मार्क्स नहीं मिलेंगे। फाइनेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉलेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और आई वुड से इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज रिस्क विल फोकस ऑन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यूज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्होंने एक पॉइंट बड़ा अच्छा लिखा है यहाँ पे। In this case, accounting issues give right to audit risk include those related to inventory valuation, PPE, and bonus shares. Hence, strong knowledge of the relevant accounting standard, not standard number, standard matlab treatment, is required to adequately explain the audit risk and provide response. अब देखो यहाँ इन्होंने क्या लिखी है एक चीज, candidates should expect a range of topic areas within the audit risk scenario, some of which may be more challenging than others. मतलब अगर 8 पॉइंट तुम्हें लिखने हैं तो देयर कैन बी 10 पॉइंट्स और 11 रिस्क और 12 रिस्क। कुछ मुश्किल होंगे, कुछ इजी होंगे आइडेंटिफाई करने, तो हमेशा ज्यादा होते हैं। In this session, it was pleasing to see that candidates were able to confidently identify good risk. However, there was a significant minority of candidates who incorrectly identified as audit risk that internal department only visit 24 internal department जो है वो साइट पे 24 मंथ्स में एक बार जाता है। तो इंटरनल डिपार्टमेंट जो है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, वो ऑडिट करने 24 मंथ्स में एक बार जाता है। तो दिस इज नॉट ऑडिट रिस्क। इसका फाइनेंस, ये तुम कंट्रोल में बोल सकते हो कि कंट्रोल ठीक नहीं है, बट ये ऑडिट का रिस्क नहीं है, क्योंकि इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो दिस इज नॉट अ रिस्क। आगे देखो, अब यहाँ पे पैराग्राफ में क्या बोला गया। हैविंग आइडेंटिफाइड द रिस्क फैक्टर, द नेक्स्ट स्टेप इज टू एक्सप्लेन द रिस्क. To do this, candidates need to state the specific area of financial statement impacted with assertion, for example, cut-off valuation, etc., or reference to over-under misstatement, or a reference to inherent controlled or detection risk. मतलब या तो inherent control detection risk होगा, या फिर ओवर अंडर या मिस स्टेटमेंट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये दोनों में से कोई एक चीज लिखनी पड़ेगी। अगर तुमने ये लाइन स्किप कर दी अपने एग्जाम में, तुमने रिस्क आइडेंटिफाई कर दिया, ये बता दिया कि ये रिस्क है, कि दिस इज अ रिस्क, देर इज अ रिस्क कि ये गलती हो सकती है, यू विल नॉट गेट मार्क्स। तुम्हें बताना पड़ेगा कि उस रिस्क से क्या इंपैक्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या फिर उस रिस्क से हमारा कौन सा इनहेरेंट रिस्क है, कंट्रोल रिस्क है, डिटेक्शन रिस्क है। Misstated will only be awarded if it is clear that balance could be either or over understated. मैंने पहले भी बताई थी बात। बहुत सारे बच्चों को जब नहीं समझ आता कि इससे ओवर स्टेटमेंट होगा या अंडर स्टेटमेंट होगा, जैसे इन्वेंट्री हमने
कॉस्ट पे लिखी हुई है, लेकिन इन्वेंट्री एनआरवी काफी कम थी। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक कम होना था। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ सेल, तो हम क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल इज अंडरस्टेटेड, कॉस्ट ऑफ सेल हमारी ज्यादा आना था क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम है, एंड प्रॉफिट इज ऑल्सो ओवरस्टेटेड। तो ऐसे करके हमें अपनी चीजें क्लियर बतानी है। कई स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता, वो कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट्स आर मिसस्टेटेड, इन्वेंट्री इज मिसस्टेटेड। नहीं मिलेगा उसका मार्क्स, ये क्लियर बता रहे हैं। If a balance is clearly at risk of understatement, then no credit, highlight, no credit, no credit, मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ इसको, no credit would be given awarded if candidates refer to the risk balance could be misstated. Candidates cannot hedge their bets by providing both the option. ये पहले भी बताया हुआ है सीसीएल, ये हर बार लिखा होता है रिस्क में। हेज करने का मतलब क्या है कि तुम अपने आप को सेफ नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं ना कि तुम्हें कुछ स्पेलिंग समझ नहीं आ रही थी, तो कई बच्चों ने इसको पी लिखना था, कई ने आने ऐसे करके छोड़ दिया, इतना सा। ना समझ आ रहा है पी ना आर, जैसा समझ आए समझ ले। हम नहीं कर सकते ऐसा, क्लियर बताना है। यू आर डूइंग एसीसी, यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर बिकमिंग अ प्रोफेशनल। नेक्स्ट, यहां पे इन्होंने क्या बताया हुआ है, देखो। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिस्क मस्ट ऑल्सो क्लियरली स्टेट द स्पेसिफिक एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट impacted। देखो, फॉर एग्जाम्पल, in respect of issue relating to loss on disposal, only noting that non-current asset or assets could be overstated, you will not get marks। अगर तुम लिखोगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इफ यू राइट नॉन करंट एसेट्स और एसेट्स आर ओवरस्टेटेड, यू विल नॉट गेट मार्क्स। हमें बताना पड़ेगा कौन सा एसेट। An appropriate explanation in this instance would be that property, plant and equipment could be overstated। देखो, इन्होंने क्लियर बताया है कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारी ओवरस्टेट है। इफ यू जस्ट राइट एसेट्स आर ओवरस्टेटेड और नॉन करंट एसेट्स आर ओवरस्टेटेड, यू विल नॉट गेट मार्क्स। हमें बताना पड़ेगा स्पेसिफिक एसेट पीपीई इज ओवरस्टेटेड। इन एडिशन, स्टेटिंग दैट expenses could be understated would not earn credit। हमें बताना पड़ेगा कौन सा एक्सपेंस, एक्सपेंसेस शुड बी अंडरस्टेटेड, नहीं मिलेंगे मार्क्स। कौन सा एक्सपेंस इज अंडरस्टेटेड, ये भी बताना पड़ेगा। तो इफ यू राइट एसेट्स आर ओवरस्टेटेड, एक्सपेंसेस आर अंडरस्टेटेड, 0 मार्क्स। नॉट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स आर अंडरस्टेटेड या ओवरस्टेटेड, एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड, ये क्लियर बताना पड़ेगा, इसी के मार्क्स है। यही छोटी छोटी गलती होती है। ऑडिट में बहुत सारे बच्चे 49 पे रह जाते हैं, बहुत सारे बच्चे। अगर मैं बात करूं, जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाते, उस नहीं जो क्लियर कर पाते, 70 to 80% स्टूडेंट्स 45 to 49 की रेंज में रह जाते हैं। अब तुम सोचो, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स, इतनी सी मिस्टेक से वो रह जाते हैं। तुम इस मिस्टेक पे काम करोगे तो डेफिनेटली तुम 45 to 49 की रेंज में नहीं आओगे, तुम 50 प्लस 60 प्लस की रेंज में बन जाओ। तो प्लीज इस चीज का बहुत बहुत ध्यान रखना। Next, in addition, some risk explanations were inappropriate. For example, risk related to reliance on internal audit. Few candidates correctly explained that there was a detection risk। चलो, ये तो कुछ स्पेसिफिक बताया हुआ है, ये उन चैप्टर्स का स्पेसिफिक बताया, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। क्वेश्चन से स्पेसिफिक कि बच्चों ने ठीक से समझा नहीं था, वो तो आई बिलीव तुम सबको समझ आ ही गया होगा कि कौन सा रिस्क होता है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। बट लिखना कैसे है, मैंने क्या बताया था, आइडेंटिफिकेशन वो तुम कर चुके हो, वो तुम समझ चुके हो। लिखना कैसे है उसको, ये ज्यादा जरूरी है। अब, having identified and explained the risk, the next step is to provide the auditor's response। अब बात आती है रिस्पॉन्स की। Responses must be practical within the context of the scenario, and care should be taken to ensure response is one an auditor would make and not management response। मतलब केस को ठीक कर दो, हम इसको ऐसे कर देंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे, दिस इज नॉट द आंसर। ऑडिटर को चेक करना है कि वो सही है कि नहीं, तो ऑडिटर कंफर्म करेगा, चेकिंग करेगा, डिस्कशन करेगा। अभी देखने तो बहुत सारी इन्होंने चीजें काफी अच्छी अच्छी बताई हुई हैं। Candidates are advised to take a moment to read their responses and ensure that they were suggesting with the help of auditor to form conclusion। चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं हम। देखो, जैसे candidates focus on whether the asset disposed of had been removed from non-current asset register, कि वो नॉन करंट एसेट रजिस्टर से निकाले कि नहीं निकाला, रादर देन वेदर द लॉस वाज द रिजल्ट ऑफ इनएप्रोप्रिएट डेप्रिसिएशन पॉलिसी। तो ये स्पेसिफिक केस है, ये तो केस पे डिपेंड करता है, इसके लिए हमें केस पढ़ना पड़ेगा।
अब यहाँ पे एक चीज और इन्होंने अच्छी बताई है। अ, देखो यहाँ पे एक बार इसको पढ़ते हैं। कैंडिडेट्स ऑफन सजेस्ट इंक्रीज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म फॉर अ होल रेंज ऑफ ऑडिट रिस्क। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, मुझसे पूछते भी हैं, और इनफैक्ट मेरे को याद है, आई स्टिल रिमेम्बर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, मैं अभी नहीं बताऊंगा। मैंने जब पेपर चेक किया था तो देयर वाज 2 और 3 स्टूडेंट जिन्होंने हर पॉइंट में ये ला डाला हुआ था, इंक्रीज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, इंक्रीज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, इंक्रीज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। हर पॉइंट के रिस्पॉन्स में एक ये डाला हुआ था, एक कोई जनरल बनाया हुआ था। एंड while it is valid, it is not a suitable auditor response for 1 mark। 1 mark के लिए ये रिस्पॉन्स नहीं है। दिस इज बिकॉज इंक्रीजिंग स्केप्टिज्म डज नॉट ऑन इट्स ओन हेल्प द ऑडिटर टू गेन सुटेबल ऑडिट एविडेंस ओवर आइडेंटिफाइड ऑडिट रिस्क। कि रिस्क के रिस्पॉन्स में जस्ट इंक्रीज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म इज नॉट द आंसर। हमें बताना पड़ेगा कि क्या इंक्रीज करना है, कैसे करना है, उसको ये भी बताना पड़ेगा। Not just increase professional skepticism. For fraud discovered in the finance department, simply stating increased professional skepticism would only gain half mark. To gain full 1 mark, candidate need to focus on additional substantive testing of the affected areas or discussing with the management the extent of fraud and the procedures adopted to identify all potential adjustments. तो जस्ट प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मत लिखना, ये सिर्फ उस पॉइंट में लिखना जहां तुम्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं बन पा रहा, जहां तुम्हें कोई ऑल्टर रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा, खुद समझ नहीं आ रहा, वहां पे इसको लिख सकते हो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कि इंक्रीज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, ये चीजें इन चीजों में थोड़ा करो ऐसे। बट सिर्फ तब लिखना जब तुम्हारे को कोई रिस्पॉन्स नहीं समझ आ रहा। अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो दिस शुड बी द लीस्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। एंड एक से ज्यादा या मैक्सिमम 2, इससे ज्यादा भी मत लिखना। कि अगर 8 ऑडिट रिस्पॉन्सेज लिखने हैं, तो 8 हो गए, 8 में डाल दो, यू विल नॉट गेट मार्क्स, एक बारी में ही मार्क मिलेगा। इसके बाद इन्होंने कुछ ज्यादा चीजें नहीं बताई। ये इन्होंने क्वेश्चंस बताए हैं दैट यू कैन प्रैक्टिस, वो तो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस तुम कर ही रहे हो। ये के स्पेसिफिक चीज है। सो दिस वाज रिलेटेड टू रिस्क एंड रिस्पॉन्स, कि तुम्हें रिस्क और रिस्पॉन्स लिखने कैसे। तो रिस्क में क्या समझ आया कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन के बाद हमें रिस्क को लिंक भी करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैं हमेशा बताता आ रहा हूँ। और लिंक करने के बाद हमें क्लियर बताना है क्या चीज ओवरस्टेट है, क्या चीज अंडरस्टेट है, मिस स्टेटमेंट नहीं लिखना। और क्या ओवरस्टेट है वो भी क्लियरली लिखना है, यहीं पे मार्क्स हमारे कटते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना गाइस। नेक्स्ट है हमारा पार्ट, डिस्क्राइब सब्सटेंसिव प्रोसीजर the auditor should perform in obtain sufficient and appropriate audit evidence in relation to trade discounts receivable। देख तो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में सब्सटेंसिव प्रोसीजर बताना है। इन्होंने देखो क्या बताया हुआ है। मेनी कैन, अब यहाँ पे क्या लिखा है, 1 mark is available for each well described substantive procedure, therefore candidate should aim to produce 4 tests for this requirement। 4 mark का है तो 5 लिखने की जरूरत नहीं है, 6 लिखने की जरूरत नहीं है, 4 लिखो, दैट्स इट। कोई ऐसा नहीं है 5 होंगे, एक गलत हो गया तो अगले के मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ना आईसीसी ने ये चीज क्लियर की है, मैं मानूंगा इसका आईसीसी मार्क्स नहीं देंगे। 4 पूछे गए हैं, 4 ही दो बस। Candidates should plan their time accordingly. Many candidates fail to score well in this type of requirement because their procedures are vague or too brief. Test must be sufficiently detailed। ये सब्सटेंसिव प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। मस्ट बी सफिशिएंटली डिटेल्ड, नोटिंग क्लियरली विच सोर्स डॉक्यूमेंट शुड बी यूज एंड द एविडेंस विल प्रोवाइड। कि कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट हमें यूज करना है। डिस्कस विद द मैनेजमेंट अबाउट दिस, हमें वो क्लियरली बताना है। डिस्कस विद मैनेजमेंट अबाउट सब्सटेंसिव, डिस्कस विद मैनेजमेंट अकाउंट ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं, यू विल नॉट गेट मार्क्स। Candidates must ensure that they can distinguish between a substantive procedure and a test of control। ये बहुत बच्चे करते हैं, वो substantive procedure में हमें प्रोसीजर लिखना होता है कि हम कैसे चेक करेंगे, बच्चे टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिख देते हैं कि क्या उसको किसी ने चेक किया था, कोई थर्ड पर्सन ने चेक किया था। दैट इज अ कंट्रोल, नॉट अ सब्सटेंसिव प्रोसीजर। ये आई थिंक ये तुम सबको पता है। एंड मैंने किसी बच्चे की सब्सटेंसिव प्रोसीजर में ऐसी चीज नहीं देखी। तो आई एम हैप्पी एटलीस्ट कि ऑल द स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ रहे हैं उन्होंने ये गलती कहीं नहीं करी कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल डाल दिया। While tackling a substantive procedure question on an unfamiliar balance, it is important to consider first principle: is the balance asset or liability? Is the accounting treatment governed by accounting standard? A receivable will be, चलो तो केस के बारे में स्पेसिफिक बताया हुआ है।
इसको हम नहीं पढ़ते। देखो, when generating substantive procedure, it is important to ensure that the tests have sufficient detail and are clear. For example, agreeing the payment of discount post year end, बस इतना लिख दिया। कितना? agreeing the payment of discount post year end, कोई मार्क नहीं मिलेगा। without specifying what the payment is being agreed will not gain mark available। इतना लिखने का ये मत सोचना कि कुछ तो लिखे तो हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, तभी ऑडिट में मार्क्स बहुत कम आते हैं। तुम्हें पता है ऑडिट में, आई डोंट नो अबाउट दी हाईएस्ट मार्क्स, बट इंडिया में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स ऑडिट में कितने आए, यू नो? इट इज 78। 78 मार्क्स ऑडिट में सेकंड हाईएस्ट आए हैं। तो हाईएस्ट कितने होंगे मेरे अकॉर्डिंग? अगर मैं बात करूं, इट शुड बी 80, 82, 83, हो सकता है 79 भी हो। जब 78 इज द सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, तो तुम सोचो फर्स्ट कितने होंगे, टॉप के कितने होंगे। सो तुम देखो, ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि तुम 100 आउट ऑफ 100 लेके आ सकते हो, बट तुम्हें पढ़ना 100 आउट ऑफ 100 का पड़ेगा। एंड तुम 20 मार्क्स का लीवरेज लेके चलना कि जितने मार्क्स तुम एग्जाम देके आने के बाद एक्सपेक्ट कर रहे हो, 15 to 20 मार्क्स उससे कम ही आएंगे तुम्हारे। क्योंकि तुम तो एक्सपेक्ट करोगे मैं सारा लिख के आऊं तो 100 में से 80 तो आने चाहिए, तो मान के चलना 60 आएंगे तुम्हारे। यही अपना एक एनालिसिस है ऑडिट के एग्जाम का। तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर की हम बात कर रहे थे। It is important to stress that source document is the post year end bank statement or bank ledger। खाली लिखना agreeing the payment of discount post year end नहीं, agreeing the payment of discount post year end from bank statement or bank ledger to ensure, अब ये to ensure it is correctly recorded, it is recorded in correct time, ये भी हमें बताना पड़ेगा। इन्होंने नहीं लिखा बट मैं बता रहा हूं तुम्हें ये चीज। तो ये है सब्सटैंसिव प्रोसीजर लिखने का एक प्रॉपर तरीका। प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट हर जगह नहीं आएगा, बट सोर्स जैसे डिस्कस विद मैनेजमेंट में सोर्स डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं आता, बट डिस्कस विद मैनेजमेंट दिस थिंग नहीं। डिस्कस विद मैनेजमेंट द रीजन व्हाई दे हैव डन दिस थिंग, assess their reasons, assess their reasonableness, assess their judgment, वो भी ऐसे लिखना पड़ेगा। तो सब्सटैंसिव प्रोसीजर बहुत अच्छे से रीड करना है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन थ्री एथिकल थ्रेड्स विच में अफेक्ट Coronado's company's audit, and for three threads recommend appropriate safeguard to reduce threat to acceptable level। ये देखो तुम्हारा चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन आया हुआ है। हर बार नहीं आता बट ठीक है, यहाँ पे आया। वही सेम इन्होंने बताया हुआ है। टू बी अवॉर्डेड हाफ मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द इशू फ्रॉम सिनारियो एंड करेक्टली स्टेट विच टाइप ऑफ थ्रेट इट रिलेट्स टू। Both element must be provided to 1/2 marks. For example, simply identifying that the audit manager is considering including an audit assistant who is daughter of the finance director of this company is not sufficient, because तुमने explain नहीं किया कि threat क्या है यहाँ पे। The candidate need also to state that it is a self-interest, familiarity और intimidation threat, ये बताना पड़ेगा। उसके मार्क्स मिलेंगे, खाली लाइन कॉपी पेस्ट करने के मार्क्स नहीं मिलते। तो इस चीज पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे बिकॉज ये जनरल क्वेश्चन है, ये मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं। अगेन, डिस्क्राइब टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग इट्स ऑडिट इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इसके बारे में कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है, अगेन लिखो। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना, शॉर्ट में आंसर्स मत लिखना, यू हैव टू एक्सप्लेन योर आंसर्स। चलो, अब आता है हमारा कंट्रोल। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 8 deficiencies in Harper Company Statement of Internal Control and provide a control recommendation to address these deficiencies। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। Marks are awarded for identification of deficiencies, half mark; explanation of implication of the deficiency to the company, half mark; and appropriate control recommendation to assess the deficiency, 1 mark मिलेगा। The first step in tackling deficiency is to read। तो अच्छा गाइस, कोई जाना मत, क्योंकि जैसे ये खत्म हो जाता है फिर मैं तुम्हारे को अब नेक्स्ट वीक के टारगेट्स देने वाला हूँ, जो हमारे फाइनल टारगेट्स हैं। उसके बाद हमारी बस दिस वीक इज द फाइनल टारगेट्स जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। आई टेक योर क्लास ऑन मे बी फ्राइडे नॉट सैटरडे, हमारी फ्राइडे क्लास होगी अब। तो फ्राइडे और मे बी थर्सडे, उस दिन मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि एग्जाम के 3 दिन पहले तुम्हें क्या करना है। जो लास्ट 3 डेज बिफोर एग्जाम है उससे पहले क्या करना है वो मैं बताऊंगा, और सबको वही फॉलो करना है। दैट इज द बेस्ट अप्रोच दैट यू हैव टू फॉलो। तो इस वीक के टारगेट्स मैं थर्सडे तक के दूंगा, तो प्लीज कोई जाना मत अभी।
अभी क्वेश्चन के बारे में बताया हुआ है, सो वी विल नॉट रीड अबाउट द क्वेश्चन, ऑफ कोर्स हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा. Having identified deficiencies, candidates are required to explain the implication to the business. Explanation need to be specific to that deficiency as it is not sufficient to state this will result in fraud or error. ये भी एक स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि बस this will result in fraud or error. नहीं, as all deficiency can lead to increased fraud or error, a clear understanding of how the deficiency will result in fraud or error is needed. तुम्हें खाली ये लिखना दिस वुड रिजल्ट इन लॉस टू द कंपनी, क्या लॉस होगा? दिस वुड रिजल्ट इन दिस थिंग, दिस वुड रिजल्ट इन क्लोजिंग स्टॉक बीइंग नॉट क्लोजिंग स्टॉक नॉट बीइंग वैल्यूड एट द एनआरवी विच वुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन या इंक्रीज इन प्रॉफिट और समथिंग, जो भी आप पॉइंट आएगा वो तो मैं जनरली बता रहा हूँ. ऐसा हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नॉट जस्ट दिस वुड रिजल्ट इन फ्रॉड और एरर. ये नहीं करना. आगे यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो हम अपना रिकमेंडेशन देंगे, हमें ये भी बताना है कि रिकमेंडेशन से होगा क्या. जैसे एग्जांपल, candidates need to ensure that recommendations are well described, clearly address the specific control deficiency identified, and are practical suggestions. Also, it is important that recommendations are as complete as possible. For the deficiency that the purchasing department does not have access to GRNs, the recommendation of give the purchasing department access to GRN would only gain half mark. The recommendation need also state that purchase department should match GRN in order to follow up on unfulfilled orders, as this is why the purchasing department need to be able to view the GRN. चलो एग्जाम में हमें ये तो ऑफ कोर्स नहीं लिखना है, तो इसी वाले बता रहे हैं. बट खाली हम लिखेंगे कि परचेजिंग डिपार्टमेंट को जीआरएन के एक्सेस दे दो. क्यों देना एक्सेस? सो दैट दे कैन मैच दी ऑर्डर्स फ्रॉम जीआरएन, कि हमारे अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स ना रह जाए. ऐसा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, शॉर्ट आंसर्स नहीं चलेंगे. यही चीज यहाँ बता रहे हैं. चलो उसके बाद, अब एक चीज, तुम्हारी जब लास्ट सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स की मैंने क्लास करी थी, लास्ट क्लास में मैंने जो सब्सटेंसिव प्रोसीजर का क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, एक चीज मैंने वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट तुम सबको बताई थी कि प्रोसीजर में कई बार यहाँ पे नहीं लिखा होता कि कौन सी असर्शन के बारे में वो बात कर रहे हैं, बट जब हम केस पढ़ते हैं, उस केस को पढ़ के हमें क्लियर होता है कि अच्छा ये इस असर्शन की बात कर रहे हैं. इफ यू रिमेंबर, मैंने क्लियरली तुम्हें बताया था कि केस से ही हमें अपने पॉइंट्स ढूंढने हैं. हम जनरल आंसर सब्सटेंसिव प्रोसीजर के देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. यही चीज इन्होंने देखो यहाँ पे बताई हुई है. अब देखो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है, चलो ये तो छोड़ो. इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द इश्यू इन द सिनारियो एंड कंपेयर इट टू द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट. के इश्यू क्या है सिनारियो में, केस हमें वो भी पढ़ना है. Question requirement can sometimes focus on a specific assertion as such as valuation or completeness, or on a particular element of a account balance such as just revaluation. Where in this case care must be taken to ensure that answer only relates to this assertion or this accounting element. Spending time to understand the issue and carefully reading the question is very important. चलो तो ऐसे बताया हुआ है. और अगर तुम केस के बारे में आंसर नहीं दोगे, मैंने तुम्हें तब भी बताया था सब्सटेंसिव प्रोसीजर में, जनरल आंसर्स अपने बना के अगर दे दोगे, केस स्पेसिफिक आंसर्स नहीं दोगे, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर का तो मैंने तरीका तुम्हारे को अभी लिखना कैसे वो बता दिया था. और यहाँ पे मैंने बताया, इन्होंने भी बताया हुआ है कि हमेशा सब्सटेंसिव प्रोसीजर लिखते हुए केस का ध्यान जरूर देना कि केस में क्या लिखा हुआ है उसी से प्रोसीजर बनाना, ना कि इन्वेंट्री है चलो कुछ भी लिख के आते हैं, 5 रट्टे मारे हुए हैं वही 5 लिख के आते हैं. दैट विल नॉट वर्क गाइस. तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर क्या है, देखो सब्सटेंसिव प्रोसीजर के क्वेश्चंस आते हैं, इन्होंने सबके बारे में ही बताया हुआ है. दीज आर केस स्पेसिफिक अगेन, तो हम इसको नहीं ध्यान देंगे इतना. Discuss the issue and describe the impact on auditor report of Everest Company for adequate and inadequate going concern disclosures. जनरल क्वेश्चन है तो इसको पढ़ लेना एक बार. और आई थिंक बस यही है और हमारी एग्जामिनर रिपोर्ट खत्म.
तो एग्जामिनर रिपोर्ट से हमें कुछ चीजें समझ आई हैं कि आंसर्स लिखने कैसे हैं और एसीसीए कहाँ मार्क्स देता है। मैं तो एक चीज बोलूंगा कि एसीसीए इससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं। इन्होंने तो थोड़ा सा लीनियंट यहाँ पे लिखा हुआ है, बट एसीसीए बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं। तो प्लीज आंसर जो भी सेक्शन बी का दे रहे हो अच्छे से देना। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, बहुत ज्यादा नहीं, इररेलीवेंट मत लिखना, रेलिवेंट चीजें लिखना। देखो मैं एक चीज दिल से बताता हूँ, बहुत दिल से बताता हूँ, ये जो सब्जेक्ट है ना ऑडिट, मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग तो ऑडिट सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को अभी ऐसे लिखने को नहीं आना चाहिए था। सेक्शन ए वही जो 60-40 मार्क्स है वैसा स्प्लिट होना चाहिए था। क्यों? रीजन बीइंग, अभी तुमने ऑडिट पढ़ना शुरू करा है। अभी जिन बच्चों ने ऑडिट अभी एसीसी में शुरू करा है, इससे पहले तो ऑडिट तुमने कभी पढ़ा नहीं, ना 11th में, ना 12th में, ना ग्रेजुएशन में। तो अभी से तुमसे ऐसे प्रैक्टिकल आंसर्स एक्सपेक्ट करना, ये बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है एसीसी की। मैं खुद बता रहा हूं, अगर मेरे को तुम बोलो कि ऑडिट का पेपर आज देना है, मैं ऑडिट कर रहा हूं, मैं कंपनीज का ऑडिट करता हूँ, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई डू वर्क, मुझे पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ डबल ए में मेरे 100 मार्क्स नहीं आ सकते। ठीक है ना? कुछ चीजें मैं भी गलत करूंगा, मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा, मेरी भी चीजें इतनी परफेक्ट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए पिक्चर परफेक्ट आंसर्स, जो बहुत रेयर है हमें। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू गिव योर बेस्ट, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअली, लर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड वे टू राइट आंसर्स। ऑडिट में ज्यादा फोकस तुम्हारा किस तरह से आंसर लिखना है उस चीज पे। अगर तुमने आंसर सही लिखा बट आंसर सही तरीके से नहीं लिखा, आंसर सही है, तुम्हारा पॉइंट सही है, लेकिन तरीका गलत है, आई विल आस्क द मैनेजमेंट, आई विल आस्क द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टू गिव मी द डॉक्यूमेंट वेयर इट इज रिटन दैट दिस इट इज। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कंपनी के मिनट्स चेक करने हैं, या डिस्कस करना है मैनेजमेंट से कि उन्होंने ऐसा क्यों करा, आई विल आस्क द फाइनेंस डायरेक्टर या head of the management to provide me the documents from where I can check whether this thing is written there or not। आंसर मतलब सही है कि वो स्टूडेंट ये चेक करना चाहता है, ऑडिटर ये चेक करेगा कि मैनेजमेंट ने किस बेसिस पे ये चीज करी है, एंड हम उनकी जजमेंट देखेंगे। लेकिन लिखने का तरीका ये नहीं है। ऑडिट में लिखने का तरीका, डिस्कस विद द मैनेजमेंट द rationale behind why they have done this thing and assess their reasonableness। हमें आंसर इस तरह से लिखने हैं। तो तुम्हारे लिए आंसर का वे लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वो रीडिंग से बहुत ज्यादा है। मैं हमेशा बोलता हूँ ऑडिट में रीडिंग इज द की। तो ये चीज ध्यान रखना गाइस। तो ये थे तुम्हारे एक एग्जामिनर रिपोर्ट, एंड आई बिलीव इसके बाद से तुम्हें थोड़ा सा एक क्लैरिटी हुई है कि कहाँ से 10-15% मार्क्स हम बढ़ा सकते हैं इन सेक्शन बी राइटिंग। अब बात आती है, टुडे इज 22nd, एग्जाम है तुम्हारा 1 दिसंबर को, और मैं कहूंगा कि 27 नवंबर के बाद, 27, 28, 29 तो नहीं, 29, 30 हमारा सैटरडे संडे है। तो आई टेक योर क्लास ऑन 28 को मैं क्लास करूंगा। 28 से पहले हमारे जो दिन रहेंगे दैट इज ओनली 6 और 7। तो आज एक काम तुम सबको क्या करना है, दैट इज रीड 2 to 3 पास्ट एग्जामिनर रिपोर्ट। और अगर तुम ज्यादा सेक्शन एक ही प्रैक्टिस करना चाहते हो, और फॉर प्रैक्टिसिंग मोर सेक्शन ए क्वेश्चंस, रीड 5 to 6 रिपोर्ट्स। कि सेक्शन ए क्वेश्चंस के लिए यू कैन रीड 5 to 6 रिपोर्ट, लेकिन सेक्शन बी के लिए एक हमने रिपोर्ट पढ़ ली, एक एक आधी और पढ़ सकते हो, दैट्स इट। तो ये तुम्हें एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़नी है। आज का दिन कितना रह गया? आधा दिन तो हो गया, आधा दिन रह गया, आधा दिन इस पे लगाओ, और थोड़ा सा अपने आप को पॉज रखो, सोचो कि अच्छा ऐसे आंसर लिखने हैं, इसी से ये कह रहे हैं, जल्दबाजी में नहीं, सोचो कि मुझे अब से ऐसे करना है। अब नेक्स्ट है 23rd to 25th। इसके बीच में यू हैव टू डू अ मॉक एंड सेंड फॉर इवैल्यूएशन। तुम्हें एक मॉक करना है और मॉक भेजना है मुझे इवैल्यूएट करने के लिए। और मॉक कैसे करोगे तुम? यू विल गो टू एसीसी साइट, सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, वहां जाने के बाद यू विल फाइंड मॉक्स देयर। पास पेपर कोई भी करो, वैसे मैं कहूंगा पास पेपर वन अभी सारे करना, पास पेपर वन करो, पास पेपर सॉरी प्रैक्टिस पेपर वन, प्रैक्टिस पेपर वन सबने करना है।
और मुझे भेजना है इवैल्यूएशन करने के लिए, हाउ विल यू सेंड इट टू मी? नो पर्सनल डीएम। मुझे डायरेक्टली प्लीज मैसेज ना मुझे ना मेरे मेंटर्स को करना गाइस, सीरियसली बता रहा हूँ। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रुप में नहीं लिखते, मुझे पर्सनल मैसेज भेज देते हैं एंड मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं गाइस। मैं तुम्हें दिखा भी नहीं सकता अपना फोन। मुझे दिन के 1000 मैसेज से ज्यादा आने शुरू हो गए हैं, और यूट्यूब से बहुत सारे बच्चों के आते हैं, कभी कोई क्वेरी है सर, मेरी ये क्वेरी है, मेरी वो क्वेरी है, बहुत सारी क्वेरीज आती है, तो इंडिविजुअल नंबर्स मेरे को नहीं दिख पाते। मेरा सबसे बड़ा चैलेंज रोज का ये हो गया कि मैं ये देखूं कि कौन से स्टूडेंट्स मेरे ग्रुप के हैं जो मुझे इंडिविजुअल मैसेजेस भेज रहे हैं, फिर उनको ढूंढना पड़ता है मुझे। बहुत सारे बच्चे ग्रुप में भेजते ही नहीं है कि हमने टेस्ट करा है, कुछ करा है। तो तुम्हें करना क्या है? यू हैव टू सेंड मैसेज इन ग्रुप कि तुमने मॉक कर लिया है, मॉक इज डन, चेक डीएम। और मुझे डीएम करना, डायरेक्टली डीएम मत करना, पर्सनल डीएम। तुम ग्रुप में लिखना कि मैंने मॉक कर लिया है, एंड डीएम मुझे करना अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स। और डीएम करना किस नंबर पे? जो मेरा मेंटर का नंबर, जो मेंटर का नंबर है उस नंबर पे तुम्हें अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डीएम करने हैं। मेरा जो नंबर है 9888 737340, इस पे नहीं करना। 9878047340, इस पे नहीं करना। इन दोनों पे डीएम मत करना, जो मेंटर का नंबर है उस पे डीएम करना। और लॉगिन क्रेडेंशियल वहां पे, और ग्रुप में लिखना कि मैंने मॉक करा है, प्लीज चेक। अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्टली डीएम कर देगा और मॉक में नहीं लिख के भेजेगा या भेजेगी, मैं मॉक नहीं चेक करने वाला। मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, वो स्किप हो जाएगा। एवरी डे आई कैन नॉट रीड ऑल 1000 मैसेजेस। तो ग्रुप में जो आते हैं, मेरी पहली प्रेफरेंस होती है कि मैं ग्रुप के मैसेजेस को सॉल्व करूँ, उनके डाउट सॉल्व करूँ, उनकी चीजें देखूं। बाद में जब टाइम बच जाता है, सारी क्वेरी सॉल्व हो जाती है, तो मैं जनरल देखता हूँ कि चलो किसी की अगर हेल्प हो जाती है तो मैं कर देता हूँ। बट पहला प्रेफरेंस मेरी होती है ग्रुप, तो प्लीज ग्रुप में जरूर लिखना, उसके बाद डीएम मुझे करना। तो ये चीज सबको करनी है। ये मॉक करने के बाद आई विल टेल यू कि कहाँ कहाँ पे सबकी क्या कमियां हैं। उसके बाद तुम्हारे को 25 से लेके 27 तक डू प्रैक्टिस पेपर 2, एंड इफ रिक्वायर्ड सेंड फॉर इवैल्यूएशन। वैसे तो मैं कहूंगा कि तुम खुद इवैल्यूएट करो, एक मॉक तो खुद इवैल्यूएट करो, बट अगर लगता है कि मेरे से इवैल्यूएशन चाहिए तो सेकंड मॉक करके भी मुझे इवैल्यूएशन के लिए भेज देना 27। उसके बाद 27 टू 28, इन दिनों में तुम्हें क्या करना है? रीड वेरी केयरफुली दिसंबर 2025 प्री मॉक। तुम्हें दिसंबर 2025 प्री मॉक सॉल्व नहीं करना, रीड करना। पहले क्वेश्चंस करो, जैसे तुम्हें आंसर लगते हैं उसके सेक्शन ए के आंसर्स दे दो। बी केसेस पढ़ लो एक बार, आंसर मत दो, केस पढ़ लो, सारे केसेस पढ़ लो। उसके बाद उसको सबमिट कर देना, मार्किंग में जाना। मार्क में जाने के बाद वो सारे क्वेश्चंस पढ़ो और एसीसीए के आंसर्स रीड करो। दिसंबर प्री मॉक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम उसको पढ़ लो, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर उस मॉक से 5 10 15% कुछ भी चीजें कॉमन आ गई, तो अगर तुमने वो चीज रीड कर रखी है तो उससे एक एडेड एडवांटेज भी तुम्हें मिलेगा। तुम ऑलरेडी मॉक कर रहे हो, 2 मॉक तुम कर रहे हो। इट्स नॉट लाइक यू आर नॉट डूइंग मॉक, यू आर डूइंग मॉक, प्रैक्टिस पेपर 1 एंड प्रैक्टिस पेपर 2। बट दैट जो दिसंबर प्री मॉक है उसकी रीडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करना। 29th को और 28th को विल हैव अ क्लास, एंड उस क्लास में मैं तुम्हारे को लास्ट के जो 3 दिन है 20 29 30, इनको बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है वो मैं बताने वाला हूँ। इन दिनों में अगर किसी का थोड़ा बहुत सिलेबस पेंडिंग है, स्टडी अप के क्वेश्चंस पेंडिंग है, पास्ट ईयर के सेक्शन बी क्वेश्चंस पेंडिंग है, फटाफट से उनको निपटा दो। लेकिन 2 मॉक जरूर करने हैं तुम्हें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होगा? दैट इज टाइम मैनेजमेंट। लिमिटेड टाइम में हमें क्वेश्चन करने हैं। आई नो इट्स डिफिकल्ट, नहीं हो पाता, बहुत डिफिकल्ट है ऑडिट में 3 आवर्स में पूरा पेपर करना। तभी तो हर सेकंड हाईएस्ट मार्क्स 78 गए हैं guys।
जो पर्सन जॉब कर रहा है, जिसकी टाइपिंग फास्ट है, वो ही पूरा ऑडिट का पेपर 100% अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इफ अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट और क्लास 12 स्टूडेंट, उनको अगर मैं बोलूं कि पूरे टाइम में अपना पूरा पेपर अच्छा से लिख पाओ, वो नहीं क्लियरली लिख पाएंगे, आई कैन गारंटी दैट। बट कोशिश तुम्हारी ये है कि टाइम मैनेज करके चलना, और जो आंसर्स लिखो 5 मार्क का नहीं भी लिख पाए, डोंट वरी, लेकिन वो 95 का इतना अच्छा लिखो कि वो 5 मार्क की प्रॉब्लम ही ना रहे। इस चीज पे हमें नहीं जाना कि अटेम्प्ट 100% होना चाहिए, चाहे लिख के फालतू की चीजें आ गई, छोटा मोटा लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया, सर कुछ तो लिख के आए हैं। मेरे को बच्चे बोलते हैं आर्ट के एग्जाम के बाद, सर अटेम्प्ट 100% है, कुछ तो लिख ही आए, कुछ तो लिख ही आए हम, मतलब मैं नहीं कहूंगा पूरा सही लिखा, बट कुछ तो लिख के आए। मैं कहूंगा कुछ भी लिख के आया हो ना तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। तुमने देख ही लिया ऑडिट में इन्होंने क्या बताया एग्जामिनर रिपोर्ट में, कि कुछ भी लिखने के मार्क्स नहीं हम देते हैं, हमें क्लियर चीजें चाहिए, एक्सप्लेन चीजें चाहिए, तभी मार्क्स मिलेंगे। सब्सटैंसिव प्रोसीजर में अगर तुम लिंक केस से लिंक के आंसर दोगे तो मार्क्स मिलेंगे, कुछ भी लिखा होगा तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो प्लीज इस चीज का सारे ध्यान रखना। और ये तुम्हारे इस बार के टारगेट्स हैं कि एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़नी है, मॉक करने हैं दो, और मॉक करने के बाद तुम्हारे को मुझे भेजना है फॉर इवैल्यूएशन, एंड दिसंबर प्री मॉक एक बार अच्छे से थॉरली रीड करना है। तो दीज आर योर अपकमिंग वीक टारगेट्स गाइस। अब किसी को कोई भी जनरल चीज मुझसे पूछनी है, काफी देर से यू आर सिटिंग साइलेंट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन प्लीज आस्क मी। सब सो गए लगता है। Sir, क्या अच्छा ये general बता, या निशांत। in test of controls, we often tend to mix substantive procedures sometimes. How do you avoid that? See, first of all, we have to understand what are controls, what are substantive procedure. Substantive procedure means कि हमें उस चीज को डिटेल में चेक करना है। कंट्रोल्स होता है कि काम करने का तरीका चेक करना है। सो कंट्रोल्स और सब्सटेंसेस, अब एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे डेप्रिसिएशन, कंपनी की डेप्रिसिएशन की पॉलिसी चल रही है, इसमें हमारा सब्सटेंसिव प्रोसीजर क्या होगा कि हमें रिकैलकुलेट करनी पड़ेगी डेप्रिसिएशन अपने अकॉर्डिंग, कि ये सब ऐसे ऐसे हुआ था, ये चेंजेस हुए हैं, तो डेप्रिसिएशन कंपनी ने सही लगाई कि नहीं लगाई। दैट इज अ प्रोसीजर, डिटेल्ड प्रोसीजर, कि कंपनी ने वो चीज सही करी है कि नहीं करी। कंट्रोल्स क्या होता है, वी हैव टू सी कि कंपनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कैसे कर रही है, कि क्या एक ही पर्सन के हाथ में सारा कंट्रोल है, किसी और के पास तो नहीं है। तो हम लिखेंगे कि इसमें हमारा होगा कि देयर शुड बी अ पर्सन हु चेक कि डेप्रिसिएशन रेट क्या है, एंड वो डेप्रिसिएशन डालेगा, तो देयर शुड बी अ पर्सन जो ऑथराइज करेगा, जो चेक करेगा कि डेप्रिसिएशन सही है कि नहीं। तो कंट्रोल्स और सब्सटैंसिव प्रोसीजर में फर्क ये है, सब्सटैंसिव प्रोसीजर इज कि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, हमें खुद वो चीज चेक करनी है। एज अ ऑडिटर हम वो चीज कैसे चेक करेंगे। कंट्रोल्स का मतलब होता है कि कंपनी का जो काम करने का तरीका है, वो तरीके में क्या कमी है, और उस तरीके को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। कि जैसे सैंपल निकाल के देखो, जैसे हमने एक प्रोसीजर अच्छा चल रहा है, जैसे एक प्रोसीजर है कि जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं, वो एंट्रीज या इन अकाउंटिंग एंट्रीज जो होती है, एक पर्सन एंट्री डालता है, दूसरा पर्सन वाउचर से इसको वेरीफाई करता है, वेरीफाई करने के बाद जो हेड है, फाइनेंस हेड है, वो पर्सन सारी एंट्रीज को ऑथराइज करता है। तो इसमें हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं, हम ये चेक करेंगे सैंपल निकाल के कि इन सैंपल्स में क्या उस फाइनेंस हेड ने ऑथराइज करा हुआ है कि नहीं करा हुआ। दैट इज द टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कि वो कंट्रोल, वो काम करने का तरीका सही नहीं चल रहा है कि नहीं चल, दैट इज नॉट सब्सटेंशियल प्रोसीजर। हम ये नहीं चेक कर रहे हैं खुद कि एंट्रीज ठीक है कि नहीं, हम ये चेक कर रहे हैं कि एंट्रीज डालने का तरीका ठीक है कि नहीं। दिस इज कंट्रोल। सो कंट्रोल और सब्सटेंशियल प्रोसीजर में ये डिफरेंस होता Okay, sir. Thank you. है। एनी डाउट गाइस, एनीवन हैव? सर आई हैव बीपीपी किट मॉक्स, इज इट गुड इनफ फॉर प्रैक्टिस? सी बीपीपी के मॉक्स कर लो या स्टडी हब के मॉक्स कर लो, दैट इज ओके। बीपीपी के भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टडी हब को करने से, सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म को करने से एक फर्क क्या पड़ता है, कि व्हेन यू आर डूइंग द प्रैक्टिस पेपर ऑन अ एसीसीए प्लेटफॉर्म, विच इज एग्जैक्टली लाइक योर एसीसी एग्जाम, तो हमारा एक एक्सपीरियंस, एग्जाम एक्सपीरियंस बन जाता है। तो हम जब वहां का वर्ड यूज करेंगे, लेफ्ट में क्वेश्चन होगा, ऊपर रिक्वायरमेंट्स होगी तुम्हारा, यहाँ पे लेफ्ट पे पूरा क्वेश्चन होगा, इधर ऊपर रिक्वायरमेंट होगी,
यहाँ नीचे तुम्हारे को बॉक्स बना होगा इधर, ठीक है ना, उसमें तुम्हें अपना आंसर लिखना है। तो वहां पे जब तुम लिखोगे ना तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। सीधा सीधा एग्जाम में जाके जब ये स्क्रीन देखोगे इस तरीके की तो घबरा जाओगे, क्योंकि अभी तो तुम्हारे को ये था कि लेफ्ट साइड पे बीपी का क्वेश्चन होता था, राइट में वर्ड में हम लिख लेते थे, जूम कर लिया, कुछ कर लिया, ना वहां जूम होता है ना कुछ होता है। तो बेटर है सीधी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे आंसर्स दो। और वैसे मैं तुम्हारे को एक बात बता दूं, जो मॉक्स प्रैक्टिस पेपर 1 और प्रैक्टिस पेपर 2 होते हैं ना, वो बीपीपी भी वही मॉक है, सेम ही। आई थिंक सो, मतलब पिछली बार तक तो सेम ही थे, इस बार भी शायद सेम ही हो, बट कर रहा है वहां पे। चलो गाइस, सो विद दिस आई एम एंडिंग द क्लास। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप कि इस क्लास से तुम्हारा ऑडिट का एक पर्सपेक्ट थोड़ा सा इंप्रूव हुआ एग्जाम के लिए। एंड डेफिनेटली इससे एग्जाम में 10 to 15% बूस्ट मिलेगा, और जो 28 को मेरा सेशन होगा उससे भी एक अच्छा बूस्ट एग्जाम के लिए मिलने वाला है। तो इस वीक के जो मैंने टारगेट्स दिए, प्लीज उन टारगेट्स को फुलफिल करना। एंड ग्रुप में मॉक्स करके मेरे को भेजना, आई विल चेक योर मॉक। 1-2 दिन लग सकते हैं, थोड़ा सा टाइम मेरे को भी चाहिए, बिकॉज FR AA PM रिकॉर्डेड हाइब्रिड, FA MA, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारे मॉक्स में चेक करने हैं। तो और ऐसा भी नहीं है मॉक में फटाफट से 1 मिनट में चेक कर दे, तो इट टेक्स लाइक 30-40 मिनट्स और मे बी 1 आवर टू चेक अ मॉक प्रॉपरली। मुझे भी बहुत टाइम लगता है, एक एक आंसर पढ़ना पड़ता है स्टूडेंट का। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, एक आधा दिन, बट वी विल इवेल्युएट योर मॉक। चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू ऑन फ्राइडे। बाय गाइस।